नमस्कार दोस्तों, भारत को लेकर इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से नए आरोप लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पूरे 4 साल बाद ऐसा कौन सा बड़ा फैसला ले लिया है जिसकी वजह से अब उनके ही देश में उनका विरोध शुरू हो गया है। भारत ने अपनी रणनीति में क्या अहम बदलाव किए हैं और इसके अलावा भी कई बड़ी अपडेट्स हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर शायद ही देखने को मिले, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं मेक्सिको और भारत से जुड़ी बड़ी खबर की। हाल ही में खबर आई थी कि मेक्सिको ने भारत और चीन समेत कई एशियाई देशों से आने वाले सामान पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। करीब 1400 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट जारी की गई है जिन पर ये टैरिफ लागू होंगे। अब दिक्कत यह है कि भारत हर साल 5 से $5.5 बिलियन का सामान मेक्सिको को एक्सपोर्ट करता है। भारतीय मुद्रा में देखें तो करीब 40 से 45 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हर साल होता है। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारतीय एक्सपोर्ट दबाव में है। ऐसे में ये $5 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत के लिए काफी अहम है। इसी वजह से खबर सामने आ रही है कि भारत सरकार ने मेक्सिको से संपर्क किया है और एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की इच्छा जताई है। आपकी स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ट्रेड सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने मेक्सिको के वाइस मिनिस्टर डॉक्टर लुइस रोसांडो के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की है। इस मीटिंग के बाद भारत और मेक्सिको के बीच प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर टेक्निकल लेवल पर बातचीत भी शुरू हो चुकी है। मेक्सिको द्वारा घोषित किए गए 50% टैरिफ 1 जनवरी 2026 से लागू होने हैं। ऐसे में भारत के पास अब सिर्फ करीब 16 दिन का वक्त बचा है। हालांकि सच्चाई यह है कि इतने कम समय में इस एग्रीमेंट पर पूरी तरह सहमति बन पाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि भले ही इसमें 2 से 4 महीने का समय लग जाए, लेकिन उम्मीद है कि एग्रीमेंट साइन होने के बाद टैरिफ को कम कराया जा सकेगा। अब अगली बड़ी अपडेट देश की राजधानी दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को लेकर है। खबरें आ रही है कि दिल्ली में लगातार बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए अब विदेशी देशों एम्बेसीज ने एडवाइजरी जारी करना शुरू कर दी। दिल्ली में लगभग सभी देशों की एम्बेसी और हाई कमीशन मौजूद है, लेकिन इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब किसी देश ने खुले तौर पर एयर पॉल्यूशन को लेकर एडवाइजरी जारी की हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और कनाडा की एम्बेसीज ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। ब्रिटिश सरकार ने खास तौर पर गर्भवती महिलाओं, हार्ट पेशेंट और सांस से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को सलाह दी है कि वे भारत आने से पहले ब्रिटेन में डॉक्टर से कंसल्ट करें और अनुमति लेने के बाद ही यात्रा का फैसला करें। ब्रिटिश एम्बेसी ने चेतावनी दी है कि सर्दियों के दौरान फरवरी तक दिल्ली में एयर पोल्यूशन का स्तर बेहद खतरनाक रह सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसी तरह बाकी एम्बेसीज ने भी अपने नागरिकों को भारत यात्रा को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा ने भी एडवाइजरी जारी की है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी कई पश्चिमी देश ऐसा कर सकते हैं। अब अगली अपडेट भारत और बांग्लादेश से जुड़ी है। आपकी स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा। खबर सामने आई है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के हाई कमिश्नर को समन जारी किया है और उनसे तथाकथित अननोन गनमैन को सौंपने की मांग की है। आपको याद होगा 2 दिन पहले बांग्लादेश में उस्मान हादी नाम के एक स्टूडेंट लीडर पर जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले के बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये अननोन गनमैन भारत समर्थित थे। वजह यह बताई जा रही है कि हमला होने से कुछ घंटे पहले ही उस्मान हादी ने सोशल मीडिया पर ग्रेटर बांग्लादेश का एक विवादित पोस्टर जारी किया था। इस पोस्टर में भारत के नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था, जबकि पंजाब और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के मैप में दर्शाया गया था। इस पोस्ट के करीब 3 घंटे बाद ही उस पर हमला हो गया। फिलहाल उस्मान हादी की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया जा रहा है। यह सच है कि उस्मान हादी भारत विरोधी सोच रखता था और उसके बयान काफी भड़काऊ थे, लेकिन सिर्फ अफवाहों के आधार पर यह कहना कि भारत ने उसकी हत्या की कोशिश करवाई है पूरी तरह गलत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को समन करके कहा है कि अगर वे अननोन गनमैन भारत की सीमा से घुसते हैं तो भारत उन्हें गिरफ्तार करके बांग्लादेश को सौंप दे। बांग्लादेश को शक है कि हमला करने के बाद आरोपी भारत में दाखिल हो गए हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि भारत वहां एंटी इलेक्शन गतिविधियों को समर्थन दे रहा है। हैरानी की बात है कि बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ अफवाहों के आधार पर भारत पर आरोप लगाए गए हैं। यह भी मुमकिन है कि हमले के पीछे उस्मान हादी के राजनीतिक विरोधी या विपक्षी दल हो, क्योंकि वह खुद भी आगामी चुनाव में उम्मीदवार था। ऐसे में भारत पर सीधे आरोप लगाना न सिर्फ गलत है, बल्कि यह एक खतरनाक मिसाल भी कायम करता है और बांग्लादेश में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट्स की सुरक्षा का मुद्दा भी बन सकता है। इसी वजह से भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत बांग्लादेश में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के समर्थन में हमेशा खड़ा है। भारत ने कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश के
के खिलाफ नहीं होने दिया। भारत ने बांग्लादेश से अपील की है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखे और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न कराए। अब अगली बड़ी अपडेट्स भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की विदेशी यात्राओं को लेकर है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मौजूद है। खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की आधिकारिक विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरे में प्रधानमंत्री सबसे पहले जॉर्डन पहुंचे। जॉर्डन में अहम बैठकों के बाद वह इथियोपिया जाएंगे और उसके बाद ओमान होते हुए भारत वापस लौटेंगे। माना जा रहा है कि यह यात्रा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम है। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह भी है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी आज अपनी विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। जयशंकर सबसे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचे हैं और उसके बाद वह इजराइल का दौरा करेंगे। जयशंकर की यह विजिट ऑस्ट्रेलिया की वॉन्डी बीच में हुए हमले के बाद हो रही है, इसलिए इजराइल यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह दौरा किसी इमरजेंसी के तहत अचानक प्लान किया गया हो। यह एक रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट है और इसकी तैयारी वॉन्डी बीच हमले से पहले ही की जा चुकी थी। लेकिन यह भी सच है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय पर हुए बड़े हमले के बाद भारत सरकार और भारतीय खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जहां जहां यहूदी समुदाय बड़ी संख्या में रहता है, वहां उन इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। इसके साथ ही नई दिल्ली स्थित इजराइल एम्बेसी के अलावा कर्नाटक के बेंगलुरु, महाराष्ट्र के मुंबई और तमिलनाडु के चेन्नई में मौजूद इजराइल के तीनों कॉन्सुलेट्स की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इन सभी जगहों पर सिक्योरिटी की लेयर्स को मजबूत किया गया है। गेट्स के बाहर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत में मौजूद सभी इजरायली डिप्लोमेट्स जब भी किसी मीटिंग या इवेंट या ऑफिशियल काम के लिए एम्बेसी या कॉन्सुलेट से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ताकि मूवमेंट के दौरान या किसी सार्वजनिक जगह पर उनके ऊपर किसी भी तरह के हमले की आशंका को रोका जा सके। कुल मिलाकर भारत सरकार और सिक्योरिटी एजेंसियां यहूदी और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानियां बरत रही है। इसी कड़ी में खबर यह भी है कि वॉन्डी बीच हमले के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी बोंग से फोन पर बात की थी। इस कॉल के दौरान भारत की तरफ से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया गया और हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों या दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से बात कर सकते हैं और आधिकारिक तौर पर संवेदना प्रकट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पहलगाम हमले के बाद दुनिया के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके कंडोलेंस मैसेज भेजे थे। अब अगली अपडेट रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा। खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की नाटो ज्वाइन करने की जिद को छोड़ने का संकेत दिया है। जेलेंस्की ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश को फिलहाल ड्रॉप करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी एक शर्त रखी गई। यूक्रेन चाहता है कि यूरोपीय देश और अमेरिका उसे मजबूत सिक्योरिटी गारंटी दें ताकि भविष्य में रूस दोबारा यूक्रेन पर हमला न कर सके। जेलेंस्की की मांग है कि एक ऐसा सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया जाए जो नाटो के आर्टिकल 5 की तरह यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यानी अगर भविष्य में रूस फिर से हमला करता है तो दूसरे देश यूक्रेन की रक्षा के लिए आगे आए। अगर इस तरह की गारंटी मिलती है तो यूक्रेन नाटो से दूरी बनाने को भी तैयार है। यह पिछले 4 सालों में पहली बार है जब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुले तौर पर नाटो मेंबरशिप से पीछे हटने की बात की है। अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। लोग यह पूछ रहे हैं कि आखिरकार नाटो ज्वाइन करने से पीछे हटना ही था तो फिर बार बार नाटो में शामिल होने की धमकी देकर रूस को उकसाने की जरूरत क्यों पड़ी। इतने सालों की जंग, लाखों लोगों की मौत और भारी तबाही के बाद अब जाकर यह समझ आ रही है। जहां तक सिक्योरिटी गारंटी की बात है, वहां भी कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरोपीय देश और खासकर अमेरिका यूक्रेन को ऐसी गारंटी देंगे जिसमें कई तरह के लूप होल्स होंगे और अगर भविष्य रूस दोबारा हमला करता है तो संभव है कि यही देश उन लूप होल्स का हवाला देकर यूक्रेन की मदद के लिए आगे न आए। यही वजह है कि जेलेंस्की के इस ऑफर को लेकर भी पूरी दुनिया में गंभीर बहस शुरू हो गई है।